दी जा रही थी कि अगर इन्होंने को समर्थन करोगे तो हम आपको आदमपुर में से वापस नहीं जाने देंगे। मैं आदमपुर के अंदर भी हूँ और मैं बाढ़ समंद के अंदर भी हूँ। मैंने किसान के बेटे का समर्थन किया है। ये किसानों के विरोधी है, ये मजदूरों के विरोधी है। इसलिए आप सबके बीच में संकल्प लेते हैं, संत शेर और सुरना कभी वापस नहीं मुड़ते हैं। जो घर भूखे अपना चले हमारे साथ। जन्नी जने तो भक्त जन याद आता या सुर न तो जन्नी रहे बाज रहे काहे गवाए नूर। अब सारे लोग ये संकल्प लेकर जाओ। ये बाल समझ की आन बान और शान का सवाल है, बेटों का, बच्चों का, बुजुर्गों का सवाल है, आपके गांव के बीच का। मैंने कहा कि आदमपुर के अंदर 52 गांव की पंचायत हुई थी और एक ही मांग रखी गई थी कि इस बार इस हल्के को परिवारवाद से मुक्त कराएंगे और उसके लिए यहाँ का एक अपना प्रत्याशी होना चाहिए, गांव का, देहात का होना चाहिए, किसान होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक बाहर के व्यक्ति को लाकर खड़ा कर दिया। तो यहाँ का सम्मान किसने रखा है? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने रखा है। आपके बीच का व्यक्ति दिया है, आपका अपना दिया है, आपका चाचा, दादा, दादा, भाई आपके बीच में है। अब आपकी उसके बाद तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति में कि हम महापुरुषों के आदेश की पालना करते हैं। स्वामी जी ने आशीर्वाद दे दिया। मेरे ख्याल में केंद्र की सरकार को चुनाव की बजाय आपके पार्टी के उम्मीदवार श्री कोडाराम जी को एमएलए घोषित करके इसको सरकार ऐसा नहीं करेगी तो लोगों ने स्वयं करना शुरू कर दिया। स्वामी जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उसकी तो हम सब खड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन मैंने एक बात देखी है रास्ते में, आप भी देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे सरंगोर देखे, झुके हुए देखे। झंडे जब सरगुण तब होते हैं जब कोई दुखदायी मृत्यु हो जाए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनके यहाँ कोई दुखदायी मौत हुई है, लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आज परिस्थितियां न सिर्फ आपके अनुकूल है बल्कि समूचे भारतवर्ष का भविष्य उज्जवल होने जा रहा है। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल है, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, आपने, हमने, सबने देखा है कि हमारा ये देश दुनिया के गरीब मुल्कों की आर्थिक मदद किया करता था, और आज भारतवर्ष की सरकार पर, भारतवर्ष के ऊपर लाखों करोड़ का कर्जा है, लाखों करोड़। एक अकेले हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो 2005 में जब हमारी सरकार गई थी, हमने सरकार के खजाने में 2000 करोड़ से ज्यादा रुपया छोड़ा था, और आज हरियाणा प्रदेश 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जदार है। वो वोट मांगने के लिए आपके बीच में आएंगे। वैसे तो उनकी मोखाड़ कराने लोग ही जाएंगे, उनको आने की आवश्यकता नहीं। उनसे एक ही सवाल पूछना कि ये कर्जा किस बात का है। विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लगी,
हमारी सरकार के वक्त में जो सड़कें बनी थी वो टूट गई, उनकी मरम्मत तक नहीं हो रही। स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में दवाई और डॉक्टर नहीं, बिजली और पानी का अभाव है। किसान को खाद और बीज के लिए लाइन में लगना पड़ता है और बदकिस्मती ये कि शाम को खाली हाथ वापस आना पड़ता है। हमारी उपज के लाभप्रद क्या मुनासिब भाव भी हमें नहीं मिलते। जो चीज हम पैदा करते हैं वो कोड़ियों के भाव खरीदते हैं। और अब तो हालत ऐसी है कि कोई खरीदार ही नहीं है। मंडी में अगर कोई फसल चलेगी तो वो भीग रही है, उसे कोई खरीदने वाला नहीं। किसान अपना उत्पादन वापस अपने घरों को लेकर के जा रहे हैं। अगर किसी का उत्पादन बिकता है तो कोड़ियों के भाव खरीद लेते हैं। गन्ना हम पैदा करते हैं, उसका हमें भाव नहीं मिलता है, वो कोड़ियों के भाव ले जाते हैं। लेकिन उस गन्ने से जो चीनी बनती है उसके दाम रोज बढ़ते हैं। चना मूंग मोट हम पैदा करते हैं, मंदे में लूटा जाता है। लेकिन उनसे जो दाल बनती है तो रोज महंगी होती है। सरसों तारा मेरा तोरिया अलसी हम पैदा करते हैं, वो मंदे में लूटी जाती है। लेकिन उससे जो तेल बनता है वो रोज महंगा होता है। हम ट्रैक्टर से खेती करते हैं, उसमें जो डीजल जलता है उसके दाम रोज बढ़ते हैं। लेकिन साथियों, हवाई जहाज में जो तेल जलता है उसके दाम रोज घटते हैं, क्योंकि उसमें बड़े उद्योगपति और पूंजीपति सफर करते हैं। उनकी जेब पर बोझ ना पड़े इसलिए रियायत दी जाती। हमारी बस का किराया मजबूरन बढ़ता है क्योंकि डीजल के दाम बढ़ाए जाते हैं। आज आर्थिक तौर पर देश की बहुत बुरी हालत है। इसलिए हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करना चाहते हैं। चौधरी साहब ने जन्म से लेकर के आखिरी सांस तक इस बात के लिए संघर्ष किया कि देश के हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकारी तौर पर किया जाए। आज चौधरी साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हर कार्यकर्ता ने एक संकल्प लिया है कि हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करेंगे। बारसवंत गांव की जिम्मेवारी सबसे ज्यादा है। ये अकेले आदमपुर का उपचुनाव नहीं है। इस चुनाव के परिणाम देश की राजनीति को बदलेगा। आप अगर भारी मतों से श्री कोरड़ाराम जी को जिताओगे
जो निश्चित है मुझे कहने की जरूरत नहीं, तो फिर ये अकेला आदमपुर का चुनाव नहीं होगा, हरियाणा प्रदेश का चुनाव होगा। इस चुनाव की जीत के बाद सत्ता पक्ष के लोगों में भगदड़ मच जाएगी, वो पार्टियां छोड़ के भाग जाएंगे और सरकार जब अल्पमत में होगी तो फिर मध्यावधि चुनाव निश्चित है। और मध्यावधि चुनाव जब होंगे तो निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हरियाणा प्रदेश की तरह दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है कि जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। साथियों, जब सरकार आपकी बनेगी तो फिर मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज्यादा अच्छे करेंगे। संयोग से मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का मौका मिला और चंडीगढ़ में मैं अपने किसी साथी से मिलने के लिए जा रहा था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क के ऊपर मुख्यमंत्री निवास था। इस मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार पहली दफा संभालने के बाद एक घोषणा की थी कि किसी भाई को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो मेरी कोठी की खिड़की पे आके दरख्वास्त दे, मैं उसकी तकलीफ दूर करूंगा। मैंने देखा वो कोठी सुननी पड़ी थी, एक भी आदमी नहीं था। मैंने अड़ोस पड़ोस के लोगों से बुला करके पूछा कि भाई ये मुख्यमंत्री निवास सुनना क्यों पड़ा है? तब लोगों ने मुझे बताया और क्या करें, कौन आएगा इनके पास, काम तो किसी का होता नहीं। कोई भूला भटका अगर दरख्वास्त लेकर के आ जाए तो पुलिस वाले उसे पीट करके जेल भेज देते हैं। मैंने उसी दिन से मन में एक बात ठान ली कि अगर कभी सरकार बढ़ाने का अवसर मिला, प्रजातांत्रिक प्रणाली में राज तो बदलते रहते हैं लेकिन नीति नहीं बदला करती। आप लोगों के सहयोग और समर्थन से मेरी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिला और मैंने पहली कलम से एक निर्णय लिया, जब लोगों को सरकार के पास आने की जरूरत नहीं, सरकार लोगों के पास जाएगी। और मैं हर साल हरियाणा प्रदेश के हर गांव में गया और गांव के लोगों ने जो मांग रखी वो सारी हाथ की हाथ पूरी की। आपके गांव में भी आया था कि नहीं आया था? आपने जो मांग रखी वो सारी पूरी करी कि नहीं करी? आज जिन परिस्थितियों से ये देश गुजर रहा है उससे इस देश का हर नागरिक दुखी है, परेशान है। इस दुख और दर्द को मिटाने के लिए हमें अगर अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो हम कदम पीछे नहीं हटाएंगे। हमारे शासन काल में आपको बिजली और पानी की दिक्कत नहीं रहेगी। खाद और बीज के लिए आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आपकी उपज के लाभप्रद मूल्य दिए जाएंगे। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं। 3-4 दिन पहले अखबारों में एक खबर छपी थी, आपने पढ़ी होगी
कि केंद्र की सरकार की तरफ से निर्धारित भाव पर बाजरा नहीं खरीदेंगे। साथियों, हमारी जब सरकार आपने बढ़ाई थी, उस साल हरियाणा प्रदेश में बाजरे की भरपूर फसल थी। केंद्र की सरकार ने खरीद से मना कर दिया। हमने प्रदेश सरकार की तरफ से सारा का सारा बाजरा, चाहे वो राजस्थान का था, पंजाब का था, मध्य प्रदेश या गुजरात का था, जो बाजरा हमारी मंडियों में आया उसका एक एक दाना हमने सरकारी भाव पे खरीदा था कि नहीं खरीदा था। प्रादेशिक सरकार को तो सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन हमने किसान का नुकसान नहीं होने दिया। आज कई जगह बारिश की वजह से और कई जगह बारिश न होने की वजह से अकाल की स्थिति पैदा हुई। मुआवजे के लिए लोग सड़कों पर बैठे। मुझे उम्मीद नहीं है कि ये सरकार आपको मुआवजा देगी, लेकिन जब आपकी सरकार होगी तो सारा मुआवजा आपके घर भिजवाएंगे। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने बूढ़े बुजुर्गों को सम्मान प्रदान करने के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन मुकर की थी, इस नालायक सरकार ने वो पेंशन काटनी शुरू कर दी। जिन बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है, उनकी पेंशन का पैसा मैं ब्याज के उनके घर भिजवाएंगे।